नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग आज अब आगे बढ़ेंगे मैथ्स में। हम लोग आज देखेंगे परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज का प्रयोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी व्यापक रूप से होता है, क्योंकि उसमें क्या निकलता है, लाभ या हानि का प्रतिशत, या लाभ प्रतिशत से लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत के बाद लाजमी है कि लाभ हानि की ही चर्चा की जाए। देखिए, इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे, व्यवसाय की, बिजनेस की, पार्टनरशिप। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाभ हानि। लाभ हानि जो हर एक इंसान के जीवन का दिनचर्या है, हर एक मोड़ पर वो लाभ अपना खोजते जाता है। कोई सामान ही बाजार से क्रय करने जाता है, राशन का सामान तक क्रय करता है, तो वो सोचता है 2 रुपया कम हो जाए ताकि हमें कुछ लाभ हो जाए। ठीक है, अब देखिए लाभ हानि की चर्चा अगर हम करते हैं तो लाभ हानि कहाँ से होगा, कोई व्यवसाय से होगा। ठीक है, लाभ हानि कोई व्यवसाय से होगा। तो अभी हम सिंगल मेन व्यवसाय पर चर्चा करेंगे कि लाभ हानि हो रहा है उसमें। ठीक है, लाभ हानि किसको हो सकता है, कोई फल बेचने वाले टोकरी में फल बेच रहा है उसको भी हो सकता है, कोई सब्जी बेचने वाला हो उसको भी हो सकता है। एकदम छोटा छोटा व्यवसाय में प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। ठीक है, उससे बड़ा होगा तो पार्टनरशिप होगा। पार्टनरशिप की चर्चा करेंगे। पहले हम लोग लाभ हानि की चर्चा कर रहे हैं, जो कि एकदम बड़े व्यापक से लेकर, यानी अंबानी से लेकर के फुटकर विक्रेता जो ठेला पर भी बेचते हैं सब्जी, वहां तक सब अपने लाभ और हानि की बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लाभ हानि की चर्चा में क्या होगा, लाभ होगा भाई कैसे, तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, लाभ या हानि किस पर होगा, विक्रय मूल्य पर तो होगा नहीं, क्रय मूल्य पर, क्योंकि हमने कितना में खरीदा और कितना में बेचा। ठीक है, वही दोनों का गैपिंग तो हमें लाभ दिखाता है ना। तो आइए सबसे पहले लाभ हानि के चैप्टर में क्रय मूल्य को जानेंगे। क्रय मूल्य क्या हुआ, आप मान लीजिए एक राशन दुकानदार है, किसी थोक विक्रेता से वो सामान लेके आया, मान लीजिए आटा ही लेके आया 35 रुपये केजी। ठीक है, 35 रुपये केजी आटा लेके आया। अब वो 35 रुपये केजी ही तो कस्टमर को नहीं बेचेगा ना, वो जरूर 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तो क्रय मूल्य मतलब हुआ खरीद की गई राशि, जिस राशि पर खरीद किया गया हो, खरीदा गया राशि। ठीक है, जिस पर खरीद किया गया हो, क्रय किया गया हो, जिस पर एक थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता क्रय करे, थोक विक्रेता उससे ऊपर वाले विक्रेता से क्रय करे, तो वो खरीदा गया राशि हो गया। ठीक है, अब क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो इसके बाद क्या आएगा भाई, तो प्रॉफिट और लॉस होता किस पर है, क्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य। इन्हीं दो डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा पर बिक गया तो प्रॉफिट हो गया, अब क्रय मूल्य से ज्यादा पर नहीं बिका, उस चीज का डिमांड कम है और जल्दी वो सड़ने गलने वाला है, तो आप चाहिए कम से कम मेरा क्रय मूल्य भी निकल जाए या कम से कम नुकसान हो, तो आप बेच के निकलते हैं, तो वहां पर हानि होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बेची जाने वाली राशि, जिस राशि पर, जिस दर पर कोई सामान बेचा जाए, समझ रहे ना, जिस दर पर, जिस राशि पर कोई सामान बेचा जाए उसको कहते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। जिस राशि पर कोई सामान खरीदा जाए उसे कहते हैं क्रय मूल्य। तो देखिए इन दोनों के अलावा एक चीज और होता है, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, अब क्या है ऊपरी व्यय, तो होता क्या है आप समझिए बात को। कोई भी सामान अगर लाया, कोई भी होलसेल विक्रेता जो है से खरीद कर, खुदरा विक्रेता मार्केट से खरीद कर लेकर आया सामान,
तो वहां से लाने में जो खर्च बैठा, ठेला भाड़ा, सामान ढुलाई में लेबर जो लगा, उसका ट्रैक्टर जिस माध्यम से भी वो सामान को लाया गया और उस पर जो भी खर्च बैठा, ठीक है, उसे कहते हैं ऊपरी व्यय। यानी कि वस्तु को ढोने में लिख देते हैं क्या, ढोने में की गई खर्च। और भी अन्य हो सकता है, वस्तु को यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, वस्तु को लेबर लगा रहे हैं कि भाई ट्रक में माल लोड कर दो, ठीक है ना, तो सारा चीज आता है इसमें ऊपरी व्यय में। कोई भी खर्च हो, क्रय मूल्य के अतिरिक्त जितना भी खर्च होगा ये होगा। अब कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री में क्या है, सामान बनता है, तो सामान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल कहीं से लाना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल जो ढुलाने में लगा पैसा, वो भी तो ऊपरी व्यय में आ गया। तो अब देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य में अगर ऊपरी व्यय को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है लागत मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य। देखिए लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य, अच्छा विक्रय मूल्य नहीं जी, ऊपरी व्यय होगा ना, ऊपरी व्यय, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय बराबर लागत मूल्य। ठीक है, जहां भी ऊपरी व्यय की चर्चा होगी वहां पर लाभ हमेशा लागत मूल्य पर ही देखा जाएगा, और नहीं अगर ऊपरी व्यय की चर्चा है तो क्रय मूल्य पर। ठीक है, चलिए इसे ही मेंशन किया जाए। ध्यान दीजिए, बहुत ही मजा आएगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अब मिटाने में समय लग रहा है तो क्या कर सकते हैं। देखिए लागत मूल्य देखा, क्रय मूल्य देखा, विक्रय मूल्य देखा, ऊपरी व्यय देख लिए। लाभ या हानि, लाभ या हानि ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। इसे कहने का तात्पर्य है जब भी अगर कोई एक्सेप्शन नहीं दिया जाए, क्योंकि संसार में अपवाद की कमी नहीं है, तो जब तक एक्सेप्शन नहीं कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर इतना % लाभ हुआ, ठीक है, तब तक आपको हमेशा लाभ या हानि की चर्चा क्रय मूल्य पर ही करनी है। लेकिन जैसे ही वहां पर ऊपरी व्यय की चर्चा हो, क्वेश्चन में ऊपरी व्यय की चर्चा हो, तो हमेशा लागत मूल्य पर ही प्रॉफिट या लॉस की चर्चा होगी। प्रॉफिट या लॉस की चर्चा अगर ऊपरी व्यय है तो लागत मूल्य पर। लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो बात को समझने का प्रयास किया जाए कि जब तक चर्चा ऊपरी व्यय की ना हो या एक्सेप्शन की चर्चा नहीं हो कि विक्रय मूल्य पर लाभ है, तब तक हमेशा क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि की चर्चा की जानी है। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही निकाला जाना है। तो अपवाद तो आते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर का मन हो गया कि नहीं, कहेगा विक्रय मूल्य पर 10% लाभ हो रहा है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। अगर ऊपरी व्यय की चर्चा हो तब जाकर के ऊपरी व्यय लागत मूल्य पर होता है, क्योंकि लागत मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। यानी कि कोई सामान खरीदने के लिए, जैसे फल वाला क्या करता है, बड़े मार्केट में गया, वहां से
सामान बुक कर दिया कि हमको इतना डजन केला चाहिए, इतना डजन सेब चाहिए, इतना केजी सेब चाहिए, इतना केजी संतरा चाहिए, इतना केजी अंगूर चाहिए या पेटी चाहिए, ठीक है। और जो होलसेलर है वो एक गाड़ी करके उसमें लदवा के भिजवा देता है, ठीक है। तो फलों की क्रय मूल्य तो वहां डिसाइड हो गया, फल कितना, कैसे केजी, कैसे डजन केला देना है, कैसे केजी सेब देना है, इसकी चर्चा तो वहां हो चुकी है, इसके बारे में वो पैसा ले चुका है। अब जो माल ढुलाई हुआ, जो लाया सामान यहाँ पर, उसको रखने में जो खर्च आया, जो वहां से लाने में जो खर्च आया, वो भी तो उसमें जुटेगा, उसके बाद ही तो वो अपना लाभ निकालेगा, उस पर ही कुछ राशि ऐड करके ना। मान लीजिए 100 रुपए केजी सेब है, इसको लाने ले जाने में 10 रुपया खर्चा हुआ, पर केजी के हिसाब से 10 रुपया खर्चा हुआ। तो अगर उसे अपना लाभ अगर सेट करना है कि हम विक्रय मूल्य क्या करेंगे, तो केवल इस 100 रुपए को ध्यान में रख के तो नहीं कर सकता है ना, 10% उसे लाभ लेना है मान लीजिए, तो 110 रुपया करके वो विक्रय मूल्य तो नहीं घोषित कर सकता है, नहीं रख सकता है ना, क्योंकि 110 रुपया तो उसका लागत ही बन रहा है, उसका लागत ही 110 रुपया बन रहा है। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य उस सेब का 100 रुपया केजी था और 10 रुपया उसको लाने में लगा सामान, तो 110 रुपया टोटल उसका जो खर्च है उस पर वो हो गया। अब देखिए और क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐड कर दिया जा सकता है, लेकिन जब ऐड करेगा तो आपको उस पर ध्यान देना होगा कि वो दुकान जो है अगर किसी का घर नहीं है, अगर किराया की चर्चा करे क्वेश्चन में, अगर बिजली बिल की चर्चा करे, ये सारे ऊपरी व्यय में आते हैं, ये सारे जो है ऊपरी व्यय में आ जाएंगे और क्रय मूल्य में ऐड होके लागत मूल्य बन जाएंगे, लेकिन इनकी चर्चा होती नहीं है। हम सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं ताकि आप बिजनेस स्टार्ट करें, तो प्रॉफिट तय करने के लिए आप इन चीजों को भी नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि आप पर एक बर्डन भी है कि हमें इतना किराया देना होता है, मंथली हमें इतना बिजली बिल देना होता है, तो वो भी तो अपने क्रय मूल्य में ऐड कीजिएगा ना। और क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, आप उसके अनुसार विक्रय मूल्य तैयार कीजिएगा, तभी तो ये सारे एडजस्ट हो पाएंगे। तो जितने भी ऊपरी व्यय है उसको ध्यान में रखते हुए विक्रय मूल्य तय किया जाता है ताकि लाभ हो सके। नहीं, अगर सही से मैनेजमेंट नहीं होगा तो लॉस की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। जब हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य, ऊपरी व्यय, लाभ और हानि की चर्चा कर लिए हैं, चलिए लाभ हानि की चर्चा अधूरी है। भी लाभ क्या होता है, लाभ या हानि, मौखिक तो बता दी है, लिख देते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, वी मूल्य, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य स्लैश, इसको कर सकते हैं आप लागत मूल्य। जब आपके सामने चर्चा हो ऊपरी व्यय की, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या लागत मूल्य, ठीक है, तो आपका लाभ निकल जाएगा। अब हमने इतनी जब चर्चा कर ली है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप कोई भी सामान खरीदने जाइए जो पैक्ड सामान है, उस पर देखिएगा एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। एमआरपी या तो कह सकते हैं उसको अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य
क्या है? वस्तु पर, चलिए पैकेजिंग छोड़ देते हैं लिखना, वस्तु के पैकेजिंग पर या वस्तु पर छपी राशि, जो वस्तु का पैकेट है उस पर एक राशि छपा होता है उसको कहते हैं एमआरपी, जो उस पर अंकित किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो जब हम एमआरपी की चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, डे टू डे लाइफ में भी कभी भी एमआरपी पर कोई सामान नहीं खरीदना है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे आप देखिएगा डेयरी प्रोडक्ट में 1-2 रुपया ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, दूध में जाइएगा आपके लोकल में तो छोटे मार्केट्स में आप देखिएगा कि मिल्क प्रोडक्ट पर जो है, डेयरी प्रोडक्ट पर 1-2 रुपया एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं दुकानदार, उसको ठंडा रखने के नाम पर। कोल्ड ड्रिंक्स पर जो है 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो लेकिन आपको इस बात का जिक्र ध्यान रखना है कि एमआरपी से ज्यादा कोई भी प्राइस नहीं होता है। एमआरपी से हमेशा एमआरपी पर भी कुछ नहीं लेना है, एमआरपी से कम पर ही लेना है, क्योंकि आपका जो है तोल मोल भाव करना अधिकार है। ठीक है, आपका राइट है। तो तोल मोल करने पर क्या आएगा? आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। बट्टा, एक स्पेशल चैप्टर भी बट्टा का पढ़ाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट्स का एक चैप्टर स्पेशल भी है, उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो बट्टा मिलता है आपको। तो बट्टा किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर दिया गया छूट। अंकित मूल्य पर जो छपा हुआ मूल्य है उस पर जो छूट दिया जाता है उसे कहते हैं बट्टा। और इन दोनों के अंतर को हम विक्रय मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट देकर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य निकल आ गया ना, सेलिंग प्राइस आपका। अब काजू का प्रोडक्ट खरीद रहे, काजू खरीद रहे हैं आप, काजू पर जो है 200 ग्राम के पैकेट पर लिखा हुआ है 400 रुपया। ठीक है, जबकि मिल रहा है वो 200 रुपया, 200 रुपया में, तो वो 50% डिस्काउंट हो गया। या आप देख रहे होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब पर डिस्काउंट सेल चलता है। एमआरपी कुछ और है, अंकित मूल्य कुछ और है, उस पर डिस्काउंट 50%, 40%, 30% दिया जाता है। तो वही जो है विक्रय मूल्य, उसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, लाइट चला गया। लाभ स्लैश हानि प्रतिशत, यानी कि लाभ और हानि तो हमने देखा कि कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, वो अगर ज्यादा है प्लस में आया तो लाभ, और माइनस में आया तो वो हानि हो जाएगा। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत चैप्टर में ही मैंने बताया है, जिस चीज का प्रतिशत निकालना हो उसे ऊपर रखना है, जिस भी राशि का। तो लाभ का निकाल रहे हैं या हानि का। ठीक है, बटा में किससे? जिससे उसका प्रतिशत देखना है। तुलना हम किससे करेंगे उसको? तो तुलना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का तुलना, तो वो लाभ या हानि बनता है। और प्रतिशत बनाने के लिए किसी को तो गुना 100, प्रतिशत हटाने के लिए तो भागा 100। तो यही हमारा लाभ और हानि का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन जो है फल विक्रेता है, फल विक्रेता। वो उसका क्रय मूल्य जो है, उसका क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। मान लीजिए 100 रुपया है। उसे लाभ
नहीं पता है, उसको लाभ प्रतिशत पता है कि 12% लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य, जब हमें क्रय मूल्य मिल गया और लाभ प्रतिशत मिल गया तो हमें या तो विक्रय मूल्य खोजना होगा या लाभ का राशि खोजना होगा। तो चलिए हम लोग विक्रय मूल्य खोजेंगे। तो उसका क्रय मूल्य जो है मोहन का वो 100 रुपया है, 100 रुपया, और लाभ 12% है, यानी कि टोटल, चलिए ये 100 रुपया से अच्छा से नहीं समझ में आएगा, 500 रुपये इसको करते हैं तब अच्छा से समझ में आएगा। 500 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया, लाभ उसका 12% हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य होता है। चलिए विक्रय मूल्य बराबर ये भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ऐसे मैंने कहा ही है, क्रय मूल्य में कुछ राशि ऐड कर दीजिए और विक्रय मूल्य बन जाएगा, वही आपका लाभ है जो कुछ राशि ऐड हुआ है। या कहा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो जो राशि बचेगा वही लाभ, यानी क्रय मूल्य से आगे। क्रय मूल्य में कुछ राशि जोड़ देना लाभ होता है, कुछ राशि घटा देना हानि होता है। ठीक है, तो कोई भी मूल्य हमेशा वो 1000 हो, 500 हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, लेकिन परसेंटेज के रूप में हमेशा 100% होता है ना, हमेशा 100%। तो ये जब लाभ 12% हो गया तो क्रय मूल्य में 100% है, लाभ 12% है, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो गया? 112%। 112%, तो 112/100 विक्रय मूल्य तो यही हुआ ना। अगर भिन्न के रूप में लिखे तो 112/100, या परसेंट के रूप में लिखेंगे तो 112%, तो परसेंट को हटाया तो बटा में 100। और किसका? तो क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य पर ही निकलता है ना, क्रय मूल्य में ही कुछ एडिशन करके विक्रय मूल्य निकलता है, या कुछ लॉस माइनस करके, लॉस होने की स्थिति में तो विक्रय मूल्य। अब डिवाइड कर लीजिए, 112 25 तो 560 रुपया, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग बहुत सारे प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपको एग्जाम में सहायता करेगा। आपको एग्जाम में लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।